हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम जिस सब्जेक्ट के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पढ़ेंगे वो सब्जेक्ट है हमारा रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग। तो आज की इस वीडियो में हम फ्रेंड्स आरएसी के 25 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ेंगे जो आपके आने वाले सेमेस्टर एग्ज़ाम के लिए फ्रेंड्स काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो सभी लोग फटाफट वीडियो को एक बार शेयर कर देंगे और सभी स्टूडेंट्स को लाइव क्लास में आप लेकर आएंगे। तो फ्रेंड्स चलिए कुछ वेट कर लेते हैं और स्टूडेंट्स का, उसके बाद क्लास को स्टार्ट हम करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने आपके लिए काफ़ी सारी रिवीजन क्लासेस भी अपलोड कर दी हैं और सभी सब्जेक्ट की, जैसे आपका आरएसी सब्जेक्ट हो गया, ठीक है, आपका हाइड्रोलिक्स हो गया, कैड हो गया और आपका सीएस सेकंड हो गया, इन्वायरमेंटल स्टडीज़ की, तो इन सभी सब्जेक्ट की आपकी मैक्सिमम वीडियो मैंने अपलोड कर दी हैं। तो फ्रेंड्स अभी तक आपने इन सारी वीडियोस को नहीं देखा है तो मैंने यूट्यूब पर पर्टिकुलर सब्जेक्ट के नाम से प्लेलिस्ट बना रखी है, आप वहां से जाकर सारी वीडियोस वॉच कर सकते हैं और अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन आप अच्छे तरीके से यहाँ पर फ्रेंड्स कर सकते हैं। ये जितने भी क्वेश्चन मैं आपके फ्रेंड्स लेकर आया हूँ वो सभी आपके सिलेबस से मैच करते हैं। आपका एक भी क्वेश्चन जो है आपके सिलेबस से बाहर का नहीं है, तो निश्चिंत होकर पढ़िए। एग्ज़ाम देने से पहले आप फ्रेंड्स एक या दो बार रिवीजन वाली तो वीडियो आप ज़रूर देख लेना, वहाँ से आपके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ज़रूर सेमेस्टर एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। तो रिवीजन की सारी क्लास आप देख लेना, वो आपके लिए काफ़ी हेल्प करेंगी आपके सेमेस्टर एग्ज़ाम में। तो सभी स्टूडेंट्स आगे चलिए आज की हम क्लास स्टार्ट करते हैं। और फ्रेंड्स अभी तक आपने एक बार वीडियो को शेयर नहीं किया तो फ्रेंड्स वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिए, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स जब क्लास में होते हैं तो पढ़ने का मज़ा ही कुछ हमारा दूसरा होता है। तो सभी लोग फटाफट आंसर शेयर करेंगे। और चलिए आज का पहला क्वेश्चन हम पिकअप करते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि अपकेंद्रीय संपीड़क की खोज किसने की थी। ये इस क्वेश्चन को कल मैंने आपसे ओरली पूछा था, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगा तो आज मैंने इसको दोबारा सबमिट कर लिया। क्वेश्चन आपका है कि सेंट्रीफ्यूगल जो हमारा कंप्रेसर है उसकी खोज कब की गई थी, किसने की थी। तो ए ऑप्शन है डॉक्टर विलियम ने की थी, बी ऑप्शन है डॉक्टर विलियस एच करियर ने की थी, सी ऑप्शन है इन दोनों ने की थी एंड डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो सभी लोग फटाफट इसका कमेंट बॉक्स में आंसर कमेंट कर देंगे कि जो हमारा अपकेंद्रीय संपीड़क था इसकी खोज किसने की थी। तो सभी का आंसर इस क्वेश्चन का आना चाहिए फ्रेंड्स, काफ़ी इम्पोर्टेंट आपका ये क्वेश्चन है आपके सेमेस्टर एग्ज़ाम के लिए। तो इसका आंसर देख लीजिए फ्रेंड्स, इसका जो आंसर होगा वो होगा फ्रेंड्स आपका जो ऑप्शन नंबर बी दिया है, डॉक्टर विलिस एच करियर ने जो हमारा आपका अपकेंद्रीय संपीड़क है इसकी खोज की थी। तो यहाँ पर आपका जो है फ्रेंड्स सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पर हो जाएगा। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए आप सभी लोग मेरे क्वेश्चन का आंसर दीजिए। तो सभी क्वेश्चन को ध्यान से सुनेंगे। हमारा क्वेश्चन है कि जो फ्रेंड्स हमारा सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर था इसकी खोज किस वर्ष की गई थी। तो आपको बताना है कि जो हमारा सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर था इसकी खोज किस वर्ष की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन भी पूछा गया है कि मैकेनिकल इफिशियंसी यानी कि यांत्रिक दक्षता का फार्मूला कौन सा होता है। तो ए बराबर दिया है WN और ये आपका फ्रेंड्स W/2π/NP/T। बी ऑप्शन देख लीजिए WMW/2π/NP/T एंड सी ऑप्शन दिया है PNW/2π/NP/T एंड डी ऑप्शन दिया है इनमें से कोई नहीं। तो सभी लोग फटाफट इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे कि कौन सा मैकेनिकल इफिशियंसी का करेक्ट फार्मूला यहाँ पर हो जाएगा। तो सभी का आंसर आना चाहिए इस क्वेश्चन का, मैकेनिकल इफिशियंसी का फार्मूला। तो इसका आंसर देख लीजिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा कि जो हमारी मैकेनिकल इफिशियंसी होती है उसका फार्मूला होता है WNW/2π/NP/T। तो इसका जो है ये परफेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। जहाँ पर फ्रेंड्स देख लीजिए ये आपका जो कैपिटल W है ये रिप्रेजेंट करता है संपीड़क का कार्य, और कार्य किस में होता है, जूल में होता है।
NW आपका रिप्रेजेंट करता है संपीड़क की गति को। और आप हमें बताइए कि गति को हम किस में मापते हैं, तो आपको हमें बताना है कि गति को किस में मापते हैं। एंड NP आपका है जो इंजन की गति को रिप्रेजेंट करता है। एंड T आपका जो है आघूर्ण को यानी कि टॉर्क को रिप्रेजेंट करता है। तो इसका आंसर सभी लोग देंगे कि जो हमारा गति होती है उसको किस यूनिट में हम मापते हैं। तो इसका आंसर सभी का आना चाहिए कमेंट बॉक्स में। और मैंने आपसे फिर से क्वेश्चन पूछा था कि सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर की खोज कब की गई थी, तो इसको नोट कर लीजिए। 1922 में हमारी सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर की खोज डॉक्टर विलिस एच करियर ने की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे तब तक मूव कर जाते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि संपीड़क के किन अवयव में स्नेहन की आवश्यकता होती है, यानी कि संपीड़क के कंप्रेसर के कौन कौन से वो अवयव होते हैं, एलिमेंट होते हैं जिसमें हमें लुब्रिकेंट करने की आवश्यकता होती है। तो ए ऑप्शन आपका क्रैंक केस में, बी आपका सिलेंडर में, सी आपका पिस्टन पिन में, एंड डी आपका है बियरिंग में, एंड ई आपका है ऑप्शन ई भी दिया है ऑल ऑफ द एबो, यानी कि इन सभी में हमारी स्नेहन करने की या लुब्रिकेशन करने की आवश्यकता होती है। तो इसका सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर कमेंट कर देंगे कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। और फ्रेंड्स मैंने आपसे पूछा था कि संपीड़क की गति को किस में नापते हैं, तो वो आपका फ्रेंड्स RPM में होता है, क्योंकि जो हमारा गति होती है RPM में मापते हैं, चाहे इंजन की गति हो या संपीड़क की गति हो। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर देख लीजिए कि संपीड़क के किन अवयवों में स्नेहन की आवश्यकता होती है। तो इसका आंसर होगा क्रैंक केस में इसकी आवश्यकता होती है, सिलेंडर में इसकी आवश्यकता होती है, पिस्टन पिन में, एंड डी ऑप्शन बियरिंग में, यानी कि ऑल ऑफ द एबो ई ऑप्शन इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर ई ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फटाफट फ्रेंड्स एक बार वीडियो को आप शेयर कर देंगे और सभी स्टूडेंट्स को लाइव क्लास में आप जल्दी से लेकर आ जाइएगा, अपने दोस्तों को भी क्लास में लेकर आइए, उन्हें भी आप वीडियो एक बार शेयर कर दीजिए और उन्हें भी लाइव क्लास में आप जल्दी से लेकर आइए। तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है फाउलिंग फैक्टर से रिलेटेड। तो आपका क्वेश्चन है फाउलिंग फैक्टर ऊष्मा अंतरण गुणांक का होता है। ए ऑप्शन सीधा होता है, बी ऑप्शन उल्टा होता है, सी ऑप्शन विपरीत होता है, न डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि जो हमारा फाउलिंग फैक्टर होता है, ठीक है, फाउलिंग फैक्टर जो होता है वो ऊष्मा अंतरण गुणांक का होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर देख लीजिए, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। जो हमारा फाउलिंग फैक्टर होता है वो आपका ऊष्मा अंतरण गुणांक का उल्टा होता है। ठीक है, तो फाउलिंग फैक्टर के बारे में एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा कि फाउलिंग फैक्टर होता क्या है, इसको आप अच्छे से एक बार अपनी बुक से फ्रेंड्स रीडिंग कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। इसका जो है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि बेयर ट्यूब इवेपोरेटर में किसका प्रयोग किया जाता है। आपको बताना है कि जो हमारी बेयर ट्यूब इवेपोरेटर होता है उसमें किसका हम प्रयोग करते हैं। तो ए ऑप्शन दिया है स्टील पाइपों का प्रयोग करते हैं, ठीक है, बी ऑप्शन दिया है कॉपर ट्यूबों का प्रयोग करते हैं, सी ऑप्शन दिया है स्टील एंड कॉपर ट्यूब दोनों का प्रयोग करते हैं, एंड डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो सभी लोग इसका फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर कमेंट कर देंगे कि इसका एकदम करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो सभी लोग इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो कमेंट बॉक्स में आंसर इसका फ्रेंड्स कमेंट आप कर देंगे। तो इसका देख लीजिए करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर सी, इसका एकदम परफेक्ट आंसर हो जाएगा कि बेयर ट्यूब इवेपोरेटर में जो है हम स्टील पाइपों और कॉपर ट्यूबों दोनों का प्रयोग कर लेते हैं। तो यहाँ पर सी ऑप्शन इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि फ्रॉस्टिंग वाष्पीकरण कितने तापमान पर कार्य करता है। जो आपका फ्रॉस्टिंग इवेपोरेटर होता है कितने टेम्परेचर पर वर्क करता है। इससे पहले आप मेरे क्वेश्चन का आंसर दीजिए कि इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो आपका फ्रेंड्स क्वेश्चन सुनिए, इसको मैंने कल की क्लास में कराया भी था, बताया भी था कि रेफ्रिजरेंट के लिए कॉपर के स्थान पर हम किन पाइपों का प्रयोग करते हैं। तो आप क्वेश्चन को फ्रेंड्स क्लियर तरीके से एक बार और सुन लीजिए कि क्वेश्चन आपका है कि रेफ्रिजरेंट के लिए कॉपर के स्थान पर किस प्रकार के पाइपों का हम प्रयोग करते हैं। तो इसका जो है आपका ये वाला क्वेश्चन नंबर आपका जो था फ्रेंड्स 6, इसको देखते हैं
फ्रॉस्टिंग वाष्पित्र कितने तापमान पर कार्य करता है? तो ए ऑप्शन आपका 0 डिग्री सेल्सियस से अधिक टेम्परेचर पर कार्य करता है। बी ऑप्शन 0 डिग्री सेल्सियस से कम टेम्परेचर पर कार्य करता है। सी ऑप्शन आपका ए एंड बी दोनों पर कार्य करता है। एंड डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो फटाफट सभी लोग इसका कमेंट बॉक्स में आंसर कमेंट करेंगे कि इसका जो है करेक्ट और परफेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो सभी लोगों का कमेंट बॉक्स में आंसर आना चाहिए, इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा। और देख लीजिए, जो हमारा फ्रेंड्स फ्रॉस्टिंग इवेपोरेटर होता है वो हमारा जो है 0 डिग्री सेल्सियस से कम टेम्परेचर पर कार्य करता है। तो इसका जो है बी ऑप्शन एकदम करेक्ट और परफेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। तो इसका बी ऑप्शन पे टिक कर लीजिए। ठीक है, इसका बी ऑप्शन एकदम बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। और मैंने फ्रेंड्स अभी आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, इसका आंसर देख लीजिए। कल मैंने आपको बताया भी था कि जो है अमोनिया रेफ्रिजरेंट के लिए हम कॉपर के स्थान पर स्टील पाइपों का प्रयोग करते हैं। तो इसका जो है करेक्ट आंसर होगा स्टील पाइपों का प्रयोग करते हैं कॉपर के स्थान पर। कहाँ पर? अमोनिया रेफ्रिजरेंट के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन देख लीजिए। आपका अगला क्वेश्चन है, वायु में आर्द्रता मापने को क्या कहते हैं? तो ये आपका फ्रेंड्स जो आपका 7वां चैप्टर है वहाँ से इस क्वेश्चन को लिया गया है, जिसका नाम है साइकोमेट्री। ठीक है, तो आपको बताना है कि वायु में जो हमारी आर्द्रता होती है, ह्यूमिडिटी होती है, उसके मापने को क्या कहते हैं? तो ये आपका है साइकोमेट्री कहते हैं, बी आपका माइक्रोमेट्री कहते हैं, सी ऑप्शन दोनों कहते हैं, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो सभी लोग फटाफट इसका कमेंट बॉक्स में आंसर कमेंट कर देंगे कि इसका जो है करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा। इसका सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर कमेंट करेंगे कि जो है इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इसका आंसर देख लीजिए। यहाँ पर जो इसका आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर इसका ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा कि जो है वायु में आर्द्रता मापने को ही हम साइकोमेट्री कहते हैं। तो इसका जो है ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलने से पहले आप हमारे क्वेश्चन का और आंसर दीजिए। टीआर का फुल फॉर्म क्या होता है एंड सीओपी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर कमेंट कर देंगे कि टीआर और सीओपी जो हमारा होता है उसका करेक्ट आंसर कौन सा उसका फुल फॉर्म आपको बताना है कि कौन सा उसका फुल फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि किसमें जल के कण विद्यमान नहीं होते हैं? तो फ्रेंड्स ये आपका काफ़ी इजी क्वेश्चन है कि किसमें जल के कण विद्यमान नहीं होते। तो इसका ये ऑप्शन देख लीजिए, शुष्क वायु में, बी ऑप्शन आर्द्र वायु में, सी ऑप्शन जल वाष्प में, एंड डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो सभी लोग इसका कमेंट बॉक्स में फटाफट आंसर कमेंट कर देंगे कि इसका परफेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो सभी लोगों का आंसर कमेंट बॉक्स में आना चाहिए कि किसमें जल के कण विद्यमान नहीं होते हैं। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर जो है ए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा कि शुष्क जो हमारी वाष्प होती है उसमें जल के कण विद्यमान नहीं होते हैं, वाटर के जो कण होते हैं वो विद्यमान नहीं होते हैं। तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभी मैंने फ्रेंड्स आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि टी आर का फुल फॉर्म, तो टी आर का जो फुल फॉर्म होता है उसको नोट कर लीजिए। आपका फ्रेंड्स होता है टन ऑफ रेफ्रिजरेशन। में भी आपको पता होगा, आपका एकदम फ्रेंड्स बेसिक है तो इसको आप याद भी रखेंगे। टन ऑफ रेफ्रिजरेशन एंड सीओपी का होता है कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। ठीक है, और रेफ्रिजरेंट इफर्ट निकालने का फार्मूला अब हमें कमेंट कर कर बताएंगे कि जो हमारा रेफ्रिजरेंट प्रभाव होता है या रेफ्रिजरेंट इफर्ट होता है उसको निकालने का फार्मूला कौन सा होता है। तो सभी का कमेंट बॉक्स में आंसर कमेंट में आना चाहिए कि रेफ्रिजरेशन प्रभाव को निकालने का फार्मूला कौन सा होता है। तो ये फ्रेंड्स जितने मैं आपसे ओरली क्वेश्चन पूछ रहा हूँ ये सारे आपके पीछे के चैप्टर से हैं, तो इसी बहाने आपका फ्रेंड्स रिवीजन भी हो जाता है और आप आगे की क्लास भी पढ़ सकते हैं। तो फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करिए और उन्हें भी आप फटाफट लाइव क्लास में लेकर आइएगा। तो फ्रेंड्स आई होप आप वीडियो को लाइक भी कर देंगे और आप वीडियो को शेयर भी कर देंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स पूछा गया है
कि निरपेक्ष आर्द्रता को किस से प्रदर्शित करते हैं, यानी कि जो हमारी निरपेक्ष आर्द्रता होती है उसको किस यूनिट के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो ए ऑप्शन देख लीजिए ग्रेन पर मीटर क्यूब से, बी ऑप्शन है ग्रेन पर मीटर स्क्वायर से, सी ऑप्शन है ग्रेन पर मीटर से, एंड डी सॉरी यहाँ पर आपका डी होना चाहिए था, डी ऑप्शन ग्रेन इनटू मीटर तो इसका सभी लोग फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर कमेंट कर देंगे कि जो हमारी निरपेक्ष आर्द्रता होती है उसको हम किसके द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। तो इसका जो है फ्रेंड्स करेक्ट आंसर देख लीजिए होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जहां पर दिया है ग्रेन पर मीटर स्क्वायर। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि निरपेक्ष जो आर्द्रता होती है उसको हम ग्रेन पर मीटर स्क्वायर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ए ऑप्शन इसका एकदम परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अभी मैंने फ्रेंड्स आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि रेफ्रिजरेंट इफर्ट निकालने का फार्मूला कौन सा होता है, तो इसको देख लीजिए। इसका फार्मूला होता है RF यानी कि रेफ्रिजरेंट इफर्ट बराबर COP इंटू वर्क डन, यानी कि कोफिशिएंट और परफॉर्मेंस इंटू किया गया कार्य, वो हमारा रेफ्रिजरेंट इफर्ट कहलाता है। तो इसको सभी लोग अच्छे से याद कर लेंगे कि जो हमारा रेफ्रिजरेंट इफर्ट का फार्मूला होता है COP इंटू आपका वर्क डन होता है। और आप हमें एक क्वेश्चन का आंसर और दीजिए, 1 TR की वैल्यू क्या होती है, चाहे आप इसका आंसर किलोग्राम पर मिनट में दें, किलोवाट में दें या किलोग्राम पर सेकंड में दें। तो इसका तीनों में आप आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कि 1 TR की वैल्यू आपकी कितनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है इंथैल्पी होती है, आपको बताना है कि इंथैल्पी होती है, ऑप्शन देख लीजिए पहले यहाँ पर, आंतरिक ऊर्जा प्लस प्रवाह ऊर्जा का योग होती है, यानी कि इंटरनल एनर्जी प्लस जो हमारी फ्लो एनर्जी, इसका योग होती है। बी ऑप्शन है इंटरनल एनर्जी माइनस फ्लो एनर्जी का ये घटाना होती है। सी ऑप्शन दिया है इंटरनल एनर्जी इंटू फ्लो एनर्जी होती है, एंड डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो आपको फ्रेंड्स बताना है कि इंथैल्पी होती है। तो इंथैल्पी क्या होती है आपको बताना है, 4 ऑप्शन आपके यहाँ पर दिए गए हैं। तो सभी लोग फटाफट इसका कमेंट बॉक्स में आंसर कमेंट कर देंगे कि इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो इसका फ्रेंड्स आंसर आप सभी लोग देख लेंगे। यहाँ पर आपका जो ऑप्शन नंबर ए दिया है आंतरिक ऊर्जा, यानी कि जो हमारी इंटरनल एनर्जी होती है और जो आपकी फ्लो एनर्जी होती है, जब इसको हम इसका टोटल कर देते हैं तो वो हमारी इंथैल्पी के बराबर हो जाती है। तो इंथैल्पी बराबर आपका इंटरनल एनर्जी इंटू प्लस फ्लो एनर्जी होती है। तो आंतरिक ऊर्जा प्लस प्रवाह ऊर्जा का जो योग होता है वो हमारा इंथैल्पी कहलाता है। और फ्रेंड्स आपसे मैंने एक क्वेश्चन पूछा था कि 1 TR की वैल्यू क्या होती है। तो 1 TR की जो वैल्यू होती है इसको आप लिख लीजिए कहीं पर। 1 TR की वैल्यू एक तो होती है आपकी 210 किलो जूल पर मिनट होती है, ठीक है। दूसरी आपकी होती है 3.5 किलो वाट होती है, एंड तीसरी आपकी यूनिट दे दे तो 3.5 किलो जूल पर सेकंड होती है। तो इन तीनों को आप अच्छे से नोट कर लेंगे, 210 किलो जूल पर मिनट, 3.5 किलो वाट एंड 3.5 किलो जूल पर सेकंड। तो ये आपकी तीनों इसकी क्या होती हैं, 1 TR का मान होता है। चलिए आप हमें क्वेश्चन का और आंसर दीजिए कि हमारा लेटेंट हीट ऑफ आइस क्या होती है, यानी कि बर्फ़ की गुप्त ऊष्मा क्या होती है। आप इसका कमेंट बॉक्स में आंसर कमेंट कर फटाफट आंसर दे देंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन पूछा गया है कि आर्द्र वायु होती है, तो आपको बताना है कि आर्द्र वायु होती है वो कैसी होती है। ऑप्शन देखते हैं, जल वाष्प तथा शुष्क वायु का मिश्रण होती है। बी ऑप्शन है खाली आपकी जल वाष्प होती है। सी ऑप्शन है छोटे छोटे जल के कण होते हैं आर्द्र वायु में, एंड बी ऑप्शन जो है इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि आर्द्र वायु आपकी होती है। तो इन सभी ऑप्शन को अकॉर्डिंग टू आप ऑप्शन चलेंगे और उसी के हिसाब से आप अपना कमेंट बॉक्स में आंसर कमेंट कर देंगे। तो इसका करेक्ट आंसर देखेंगे सभी स्टूडेंट्स कि जो आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया है कि जल वाष्प तथा शुष्क वाष्प का जो हमारा मिक्सचर होता है या मिश्रण होता है वो हमारी आर्द्र वाष्प कहलाती है। तो ए ऑप्शन इसका जो है परफेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। और फ्रेंड्स अभी मैंने आपसे क्वेश्चन एक पूछा था कि लेटेंट हीट ऑफ आइस कितनी होती है। तो इसको नोट कर लीजिए, जिनको नहीं पता है ये होती है 335 किलो जूल पर किलोग्राम। तो इसका जो है
ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। लैटेंट हीट ऑफ आइस हमारी 335 किलो जूल पर किलोग्राम आपकी होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले आप मेरे क्वेश्चन का और आंसर दीजिए। कैन यू गिव मी क्वेश्चंस? तो इसका आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर कमेंट करेंगे कि जो हमारा फ्रेंड्स COP और COP ऑफ R होता है, फिर से देख लीजिए, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ पंप एंड कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेफ्रिजरेशन में जो हमारा संबंध होता है, जो हमारा रिलेशनशिप होता है, वो उसके लिए आपका फार्मूला कौन सा होता है। तो सभी लोग एक बार क्वेश्चन को अच्छे से देखेंगे। ये क्वेश्चन फ्रेंड्स आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपको बताना है कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ पंप यानी कि COP ऑफ पंप एंड COP ऑफ रेफ्रिजरेशन में संबंध क्या होता है, उसका फार्मूला क्या होता है। तो सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर कमेंट कर देंगे कि इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि संतृप्त कोटि का फार्मूला कौन सा होता है। तो आपको बताना है कि जो फ्रेंड्स हमारी संतृप्त कोटि होती है उसका निकालने का फार्मूला आपका कौन सा होता है। तो ए ऑप्शन देख लीजिए, म्यू बराबर W/S होता है। बी बराबर देख लीजिए म्यू अपान P/WS होता है। सी बराबर देख लीजिए म्यू इक्वल्स टू T/PW होता है। एंड डी देख लीजिए इनमें से कोई नहीं। तो सभी लोग फटाफट इसका कमेंट बॉक्स में आंसर कमेंट कर देंगे कि संतृप्त कोटि निकालने का आपका जो है फार्मूला कौन सा होता है। तो सभी का आंसर कमेंट बॉक्स में आना चाहिए कि संतृप्त कोटि को हम किस प्रकार निकालते हैं, इसका फार्मूला आपका कौन सा होता है। तो सभी लोग इसका कमेंट बॉक्स में आंसर कमेंट कर देंगे। तो इसका जो फ्रेंड्स आपका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, म्यू इक्वल्स टू W/S, जहाँ W आपका क्या रिप्रेजेंट करता है, इसको देख लीजिए, ये मास ऑफ वाटर वेपर इन यूनिट मास ऑफ ड्राई एयर को रिप्रेजेंट करता है। एंड WS आपका जो रिप्रेजेंट करता है वो आपका मास ऑफ वाटर वेपर इन यूनिट मास ऑफ ड्राई एंड सेचुरेटेड एयर को जो है वो रिप्रेजेंट करता है। तो इसका जो है ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। इसकी डेफिनेशन भी आप हिंदी में देख लीजिए कि संतृप्त कोटि होती क्या है। जो संतृप्त कोटि होती है फ्रेंड्स वो आपके दिए गए इकाई वायु में दिए गए इकाई शुष्क वायु में जल वाष्प का द्रव्यमान तथा दिए गए इकाई शुष्क एवं संतृप्त वायु में जल वाष्प के द्रव्यमान का जो रेशियो होता है वो हमारा संतृप्त कोटि कहलाता है। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट आपका फ्रेंड्स क्वेश्चन है कि नाइट्रोजन का आणविक भार कितना होता है। तो आपको बताना है कि जो हमारी फ्रेंड्स नाइट्रोजन होती है उसका आणविक भार क्या होता है। अभी मैंने फ्रेंड्स आपसे क्वेश्चन पूछा था कि कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ पंप एंड कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेफ्रिजरेशन में संबंध क्या होता है, तो इसको आप अच्छे से लिख लेंगे। तो इसका होता है कोफिशिएंट COP ऑफ पंप इज इक्वल टू, ये आप COP ऑफ रेफ्रिजरेशन प्लस 1, ये आपका फ्रेंड्स इन दोनों में रिलेशन होता है। कोफिशिएंट ऑफ पंप और कोफिशिएंट ऑफ रेफ्रिज पंप कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेफ्रिजरेंट में जो आपका रिलेशनशिप होता है। चलिए इसको क्लियरली लिख लेते हैं क्योंकि ये आपका फ्रेंड्स इम्पॉर्टेंट है। इसको नोट करेंगे, COP ऑफ पंप इक्वल्स टू, ये आपका COP ऑफ रेफ्रिजरेशन प्लस 1, ये इन दोनों में रिलेशनशिप होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा था कि नाइट्रोजन का आणविक भार कितना होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका फ्रेंड्स होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, 28 जो होता है वो आपका नाइट्रोजन का आणविक भार होता है। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर इसका आपका हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने से आप हमें पहले बताइए कि जो हमारी रिलेटिव COP होती है वो किन किन COP का रेशियो होती है, यानी कि रिलेटिव COP बराबर क्या होता है, इसका सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर कमेंट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देख लेते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का जो हमारा द्रव्यमान होता है वो आपका कितना होता है। ए ऑप्शन देख लेते हैं, 0.5% होता है।
बी ऑप्शन 0.6% होता है, सी ऑप्शन 0.7% होता है एंड डी ऑप्शन 0.8% होता है। तो आपका यहाँ पर फ्रेंड्स CO2 का जो है द्रव्यमान बताना है कि आपकी जो है CO2 का द्रव्यमान कितना होता है। तो सभी लोग इसका कमेंट बॉक्स में आंसर कमेंट करेंगे। काफ़ी इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स ये आपका। तो इसका जो है आंसर देख लीजिए, यहाँ पर भी आपको ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा कि जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड का द्रव्यमान होता है वो आपका 0.5% होता है। तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अभी मैंने फ्रेंड्स आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि जो हमारी रिलेटिव COP होती है वो किस COP का रेशियो होती है। तो इसका देख लीजिए, जो हमारी फ्रेंड्स एक्चुअल COP होती है, एक्चुअल COP एंड जो हमारी थ्योरेटिकल COP होती है, इन दोनों का रेशियो ही हमारा रिलेटिव COP कहलाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है ड्यू पॉइंट डिप्रेशन ज्ञात किया जाता है। तो ड्यू पॉइंट डिप्रेशन को ज्ञात करने के लिए यहाँ पर आपका फार्मूला पूछा गया है कि कौन सा इसका फार्मूला होता है। तो ए ऑप्शन देख लीजिए आपका, बी ऑप्शन देख लीजिए, सी ऑप्शन देख लीजिए एंड डी ऑप्शन देख लीजिए। और सभी लोग इसका कमेंट बॉक्स में आंसर कमेंट कर कर बताइए कि जो है इसका करेक्ट आंसर कौन सा आपका यहाँ पर हो जाएगा। तो सभी लोग इसका कमेंट बॉक्स में आंसर कमेंट कर देंगे कि इसका जो है करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो सभी लोग फटाफट इसका कमेंट बॉक्स में आंसर कमेंट करेंगे। तो इसका देख लीजिए फ्रेंड्स, आपका जो है ऑप्शन नंबर ए इसका भी परफेक्ट आंसर हो जाएगा कि जो हमारा ड्यू पॉइंट डिप्रेशन का फार्मूला होता है वो आपका TdB - TdP, ये आपका ए पॉइंट इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ए ऑप्शन इसका भी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन पे चलने से पहले आप हमारे क्वेश्चन का और आंसर दीजिए कि जो हमारा फ्रेंड्स TS डायग्राम होता है, तो TS डायग्राम पे वर्टिकल एक्सिस पे क्या होता है और जो आपका हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे क्या होता है। चलिए कुछ हिंट भी देता हूँ। आपका जो बताना है कि वर्टिकल एक्सिस पे क्या हमारा एंट्रोपी होती है या जो हमारा फ्रेंड्स हॉरिजॉन्टल एक्सिस है क्या उस पर हमारा टेम्परेचर होता है। तो आपको इसी को सही क्रम में मिल करके बताना है कि जो हमारी एंट्रोपी होती है उसमें TS डायग्राम में मैं पूछ रहा हूँ, PS डायग्राम का नहीं। तो TS डायग्राम को आपको बताना है कि TS डायग्राम में वर्टिकल एक्सिस पे क्या होता है और हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे आपका क्या होता है। तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर है कि शुष्क वायु की विशिष्ट ऊष्मा होती है। तो आपको बताना है कि जो हमारी शुष्क वायु होती है आपकी विशिष्ट ऊष्मा उसकी कितनी होती है। तो ए ऑप्शन देख लीजिए, 1.008 किलो जूल पर किलोग्राम केल्विन एंड बी ऑप्शन है 1.5 किलो जूल पर किलोग्राम केल्विन एंड सी ऑप्शन दिया है 1.2 किलो जूल पर किलोग्राम केल्विन एंड डी ऑप्शन दिया है 1.3 किलो जूल किलोग्राम केल्विन एंड ई ऑप्शन भी इसमें है। ई ऑप्शन देख लीजिए 1.05 किलो जूल पर किलोग्राम केल्विन। तो इसका सभी लोग फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर कमेंट करेंगे कि इसका जो है करेक्ट आंसर कौन सा आपका हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इसका देख लीजिए करेक्ट आंसर क्या होगा। यहाँ पर आपका जो ऑप्शन नंबर सी दिया है ये इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा कि शुष्क वायु की जो विशिष्ट ऊष्मा होती है वो आपकी 1.005 किलो जूल पर किलोग्राम केल्विन होती है। तो ई ऑप्शन इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और फ्रेंड्स इससे पहले मैंने आपसे पूछा था कि जो हमारा TS डायग्राम होता है उसमें वर्टिकल जो लाइन होती है वो हमारी क्या रिप्रेजेंट करती है। तो इसका आंसर देख लीजिए कि जो हमारा वर्टिकल लाइन होती है वो आपकी टेम्परेचर को रिप्रेजेंट करती है एंड जो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन होती है वो आपकी एंट्रोपी को यहाँ पर रिप्रेजेंट करती है। तो इसको आप अच्छे से ज़रूर याद रखेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलने से पहले आप हमारे क्वेश्चन का और आंसर दीजिए कि जो हमारा पीएच डायग्राम होता है उस पर वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन पर क्या क्या आपका होता है। तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि सापेक्ष आर्द्रता होती है। तो सापेक्ष आर्द्रता आपकी
क्या होती है उसका निकालने का आपको यहाँ पर फार्मूला पूछा गया। ए बराबर दिया है 2.6 WPA/PSP एंड बी ऑप्शन दिया है 1.6 PA/PBS एंड सी ऑप्शन दिया है 1.6 WPA/PBS एंड डी ऑप्शन दिया है नॉट। तो इसका सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर कमेंट करेंगे कि जो है इसका करेक्ट आंसर कौन सा आपका हो जाएगा। सापेक्षिक आर्द्रता ज्ञात करने का आपका यहाँ पर फार्मूला कौन सा होगा। तो सभी का कमेंट बॉक्स में आंसर कमेंट में आना चाहिए कि जो है इसका करेक्ट आंसर कौन सा आपका हो जाएगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स जो मैंने ये आपका क्वेश्चन जो था सापेक्षिक आर्द्रता, इसका देख लीजिए। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा फ्रेंड्स आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो दिया है C 1.6 WPA/PBS इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। तो इसका जो है ए ऑप्शन करेक्ट आंसर आपका होगा। ठीक है, तो ए ऑप्शन करेक्ट आंसर आपका सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और फ्रेंड्स मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि जो हमारा पीएच डायग्राम होता है, तो पीएच डायग्राम पे जो हमारी वर्टिकल लाइन होती है इस प्रकार पे, यानी कि ये वाली लाइन पर, वर्टिकल लाइन पर हमारा प्रेशर होता है एंड जो हमारी हॉरिजॉन्टल यानी क्षैतिज लाइन होती है उस पर हमारी इंथैल्पी होती है। तो इसको आप अच्छे से नोट कर लेंगे। ठीक है, और टीएच डायग्राम में, टीएच जो डायग्राम होता है यहाँ पर टेम्परेचर और यहाँ पर आपकी इंट्रॉपी होती है, तो दोनों में कन्फ्यूज़न मत होइएगा। पीएच में आपकी जो है यहाँ पर हॉरिजॉन्टल में आपकी जो है एंथैल्पी होती है। ठीक है, और यहाँ पर आपका प्रेशर होता है, ठीक है, प्रेशर ही होगा आपका पीएच डायग्राम में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि आर्गन का आणविक द्रव्यमान कितना होता है। तो आपको बताना है फ्रेंड्स जो हमारी आर्गन होती है उसका आपका आणविक द्रव्यमान कितना होता है। तो सभी लोग इसका कमेंट बॉक्स में आंसर कमेंट कर बता देंगे कि इसका जो है करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो सभी लोगों का आंसर कमेंट बॉक्स में आना चाहिए कि इसका जो है करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो इसका जो फ्रेंड्स देख लीजिए करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी जो दिया है कि आर्गन का जो आणविक द्रव्यमान होता है वो आपका फ्रेंड्स 40 होता है। तो इसका जो है करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 40 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आप बताइए कि जो फ्रेंड्स हमारा R14 रेफ्रिजरेंट होता है उसका -15 डिग्री सेल्सियस पर वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कितनी होती है। क्वेश्चन एक बार फिर से देख लीजिए कि जो हमारा R14 रेफ्रिजरेंट होता है उसका -15 डिग्री सेल्सियस पर उसकी जो गुप्त ऊष्मा होती है, लेटेंट हीट होती है, वो कितनी आपकी होती है। तो सभी का कमेंट बॉक्स में आंसर कमेंट में आना चाहिए कि इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि विशिष्ट आर्द्रता होती है। तो विशिष्ट आर्द्रता के लिए कौन सा फार्मूला सही है, ये आपका फ्रेंड्स यू है। ठीक है, तो इसका सभी का कमेंट बॉक्स में आंसर आना चाहिए कि इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा। ए ऑप्शन देख लीजिए, बी ऑप्शन दिया है, सी ऑप्शन दिया है एंड डी ऑप्शन। डी ऑप्शन में आपका फ्रेंड्स नॉट है, यानी कि नन ऑफ द एबोव। तो इसका सभी लोग देख लीजिए एक बार कि ए ऑप्शन दिया है 0.662 ब्रैकेट PV/PT - PU। इसी तरह बी ऑप्शन दिया गया है, सी ऑप्शन दिया गया एंड डी ऑप्शन दिया गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, इसका भी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा कि जो हमारी विशिष्ट आर्द्रता होती है उसका फार्मूला 0.622 ब्रैकेट PV/PT - PU होती है। तो इसका सी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अभी मैंने आपसे फ्रेंड्स एक क्वेश्चन पूछा था कि जो हमारा R14 रेफ्रिजरेंट होता है, ठीक, जो हमारा R14 रेफ्रिजरेंट होता है उसका जो है -15 डिग्री सेल्सियस पर जो वाष्पन की गुप्त ऊष्मा होती है वो आपकी होती है 423.5 किलो जूल पर किलोग्राम। तो इसको आप अच्छे से फ्रेंड्स नोट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि ऑक्सीजन का आयतन कितना। तो आपको बताना है कि फ्रेंड्स जो हमारा ऑक्सीजन है उसका आयतन कितना होता है। तो ए ऑप्शन देख लीजिए 20.99% होता है। बी ऑप्शन देख लीजिए
78.03% होता है, सी ऑप्शन 20.89% होता है एंड डी ऑप्शन 18.06% होता है। तो इसका सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर कमेंट करेंगे कि जो है इसका करेक्ट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा। तो सभी का फ्रेंड्स इसका कमेंट बॉक्स में आंसर आना चाहिए कि इसका करेक्ट आंसर आपका कौन सा होगा। तो सभी लोग इसका कमेंट बॉक्स में आंसर कमेंट कर देंगे। तो इसका करेक्ट आंसर देख लीजिए, आपका ऑप्शन नंबर ए जहां दिया है 20.99%, ये आपका जो है ऑक्सीजन का आयतन होता है। तो इसका ये ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। चलिए जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 kg जल वाष्प का मान होता है, आपको बताना है 1 किलोग्राम जल वाष्प का मान किसके बराबर होता है। तो ये ऑप्शन है 11,430 ग्रेन के बराबर होता है, बी ऑप्शन 13,430 ग्रेन के बराबर होता है, सी ऑप्शन 12,430 ग्रेन के बराबर होता है एंड डी ऑप्शन नॉट, यानी कि इनमें से कोई नहीं। और फ्रेंड्स एक चीज़ और देख लीजिए कि जो हमारा जलवाष्प होता है उसका मात्रा गेन होता है। तो इसको आप अच्छे ग्रेन होता है, इसका अच्छे से आप याद कर लेंगे। इसका आंसर सभी लोगों का फटाफट कमेंट बॉक्स में आना चाहिए कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका फ्रेंड्स करेक्ट आंसर देख लीजिए, यहाँ पर आपका जो दिया है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 13,430 ग्रेन आपका 1 किलोग्राम जल वाष्प का मान होता है। तो 1 किलोग्राम जल वाष्प का मान आपका 13,430 ग्रेन होता है। तो इसका जो है फ्रेंड्स बी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन पूछा गया है, हमारा अगला क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन आपका है R12 रेफ्रिजरेंट का रासायनिक नाम क्या होता है। तो आपको बताना है कि जो हमारा R12 रेफ्रिजरेंट होता है उसका रासायनिक नाम कौन सा होता है। ये ऑप्शन देख लीजिए, डाईफ्लोरोमीथेन होता है, बी ऑप्शन मीथेन होता है, सी ऑप्शन एथेन होता है एंड डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो सभी लोग फटाफट इसका कमेंट बॉक्स में आंसर कमेंट कर देंगे कि इसका पर जो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा। चलिए आप मेरे क्वेश्चन का आंसर और दीजिए कि जो हमारा शुष्क तापमान होता है इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, किससे प्रदर्शित करते हैं। ये आपका अपने साइकोमेट्री चैप्टर से मैंने क्वेश्चन पूछा है। तो बताइए आप हमें कि जो हमारा शुष्क तापमान होता है उसको हम किस चीज़ से या किसके द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। और इसका जो करेक्ट आंसर देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 22 का जो R22 होता है उसका रासायनिक नाम हमारा डाईफ्लोरोमीथेन होता है। तो ए ऑप्शन इसका परफेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। फ्रेंड्स अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो फ्रेंड्स वीडियो को आप लाइक ज़रूर कर देंगे और वीडियो को आप सभी लोग एक बार शेयर कर दीजिए और सभी स्टूडेंट्स को आप लाइव क्लास में फ्रेंड्स लेकर आएंगे। तो सभी लोग फटाफट एक बार वीडियो को लाइक कर देंगे और वीडियो को आप शेयर भी कर देंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि R717 रेफ्रिजरेंट का फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है। तो R717 जो रेफ्रिजरेंट होता है इसका आप हमें सबसे पहले केमिकल नेम बताइए, काफ़ी इजी है। ठीक है, आपको बताना है कि R717 जो रेफ्रिजरेंट होता है उसका आपका फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है। ये ऑप्शन देख लीजिए, -78.8 होता है डिग्री सेल्सियस, यहाँ पर कर लीजिएगा सभी में। बी ऑप्शन -77.8 डिग्री सेल्सियस, सी ऑप्शन -56.7 डिग्री सेल्सियस एंड डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो R717 जो रेफ्रिजरेंट होता है इसका सबसे पहले जो आपका केमिकल नेम होता है वो आपका अमोनिया होता है, जिसका फार्मूला आपका फ्रेंड्स NH3 होता है। अब आपको इसका फ्रीजिंग पॉइंट बताना है। तो फ्रीजिंग पॉइंट सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर कमेंट करिए। इससे पहले मैंने आपसे जो क्वेश्चन फ्रेंड्स पूछा था कि जो हमारा शुष्क जो तापमान होता है उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका जो आंसर देख लीजिए, इसको हम फ्रेंड्स TD से भी रिप्रेजेंट करते हैं या इसी को हम TDB से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो TD कहें या TDB कहें, दोनों से हम शुष्क तापमान को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और 23 का जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। जो हमारा अमोनिया रेफ्रिजरेंट होता है, R717 रेफ्रिजरेंट होता है, उसका फ्रीजिंग पॉइंट आपका -77.8 डिग्री सेल्सियस होता है। तो इसका जो है बी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। तो सभी लोग कमेंट कर आप लोग एक क्वेश्चन का मेरे और आंसर दीजिए, हाइड्रोजन होता है उसका आयतन कितना होता है। तो हाइड्रोजन का आयतन कितना होता है इसका सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर कमेंट कर देंगे कि हाइड्रोजन का आयतन आपका
कितना होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि R11 रेफ्रिजरेंट का बॉइलिंग तापमान कितना होता है। तो आपको बताना है कि जो हमारा R11 रेफ्रिजरेंट होता है उसका बॉइलिंग टेम्परेचर कितना होता है। तो ए ऑप्शन +25.75 डिग्री सेल्सियस, बी ऑप्शन है +28.46 डिग्री सेल्सियस, सी ऑप्शन +24.77 डिग्री सेल्सियस एंड डी ऑप्शन +23.77 डिग्री सेल्सियस। तो R11 रेफ्रिजरेंट का जो हमारा फ्रेंड्स बॉइलिंग टेम्परेचर होता है वो आपका यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर इसका जो है फ्रेंड्स डी जो है +23.77 डिग्री सेल्सियस होता है। तो इसका जो है डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये लास्ट क्वेश्चन आज का देख लेते हैं। और फ्रेंड्स आपका जो है एग्ज़ाम से रिलेटेड आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। यहाँ लाइव चैट में मत कमेंट करना, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर देना। जो भी आपको प्रॉब्लम होगी मैं वहाँ पर उसको देख लूँगा। जब भी मुझे टाइम लगेगा मैं आपके कमेंट देख लूँगा और आपको रिप्लाई भी कर दूँगा। तो आपको जो भी आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो लाइव चैट में मत कमेंट करिए, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, उसको मैं बाद में देख लूँगा। आपका आज का आखिरी क्वेश्चन है R500 रेफ्रिजरेंट के सिलेंडर का रंग कैसा होता है। तो आपको बताना है कि जो हमारा R500 रेफ्रिजरेंट होता है उसके सिलेंडर का रंग कैसा होता है। तो इसका आंसर देख लीजिए। इसका आंसर होगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर बी। R500 रेफ्रिजरेंट के जो सिलेंडर का रंग होता है वो आपका फ्रेंड्स पीला होता है। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। तो ये थे फ्रेंड्स आज की क्लास जो अभी कंप्लीट हो चुकी है, आज के क्वेश्चन जो अभी कंप्लीट हो चुके हैं। आप हमें कमेंट कर बताइए कि आज का वीडियो सेशन आपको कैसा लगा, पसंद आया या नहीं आया। कमेंट कर आप ज़रूर बता दीजिएगा। और आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई भी फ्रेंड्स आपको जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। कमेंट बॉक्स में करेंगे, लाइव चैट में कमेंट आप नहीं करेंगे क्योंकि लाइव चैट के कमेंट दोबारा रिप्लाई मैं वहाँ पर नहीं कर सकता। तो कमेंट बॉक्स में आप आंसर कमेंट करेंगे और जब भी मुझे टाइम लगेगा मैं उसका आंसर आपको तुरंत दूंगा। तो सभी लोग फ्रेंड्स वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि हर एक लाइक आपका हमारे लिए फ्रेंड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो वीडियो को आप जिस भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर चाहें फ्रेंड्स शेयर कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को मेरे यूट्यूब चैनल के बारे में बताइए और उन्हें भी वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि वे भी अपने एग्ज़ाम की तैयारी जो है अच्छे प्रकार से कर पाएँ। तो फ्रेंड्स चलिए मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में अगले इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। एक चैप्टर फ्रेंड्स आपका और बचा है, ये आपका REC में बाकी सारे चैप्टर के मैंने जो है रिवीजन करवा दिए। तो जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं लास्ट चैप्टर से उसको भी करवा दूंगा। तो सभी लोग वीडियो को शेयर कर देंगे और लाइक भी कर देंगे। तो चलिए फ्रेंड्स मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में अगले इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक टाटा बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। हाँ और फ्रेंड्स PDF देख लीजिए, PDF के लिए आप सुनेंगे जो आपका फ्रेंड्स PDF है ये वाला आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। और टेलीग्राम पर फ्रेंड्स काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जुड़े हैं, तो आप भी टेलीग्राम ज्वाइन करिए और वहाँ पर आपके लिए बुक्स की भी PDF हैं, क्वेश्चंस बैंक की PDF हैं और मेरे द्वारा दी गई कुछ नोट्स और इन सभी सब्जेक्ट की PDF है जो मैं यहाँ पर आपको यहाँ पर वीडियोस प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक टाटा बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। थैंक यू आप सभी का वीडियो को कंप्लीट देखने के लिए।